आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी-कभी पानी के अंदर कोई चीज पड़ी होती है ना, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है वाटर की, उसके नीचे कहीं कोई एक चीज पड़ी हुई है, तो कभी वो मोटी दिखाई देगी। जैसे ग्लास के अंदर आपने अगर कोई लेमन पड़ा हुआ देखा है, लेमन सोडा वाली दुकान पे अगर आप गए हो, नींबू पानी जहां मिल रहा है, तो आपको महसूस होगा कि यार नींबू मोटा दिखाई दे रहा है, या अपनी उंगलियां कभी कांच के ग्लास में डालोगे तो वो ऐसे महसूस होती है जैसे वो मोटी हो गई हैं। ये क्यों हुआ? अगर हम इस चीज को समझना चाहेंगे तो उसके लिए हमें लाइट का एक फिनोमिना समझना होगा जिसका नाम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन वर्ड से क्लियर है कि लाइट फ्रैक्शन में ब्रेक हो रही होगी। तो इसके पहले मैं आपको समझाता हूं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको समझना है तो ऐसे समझना कि कभी भी जैसे रे ऑफ लाइट है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, जैसे कोई एक ये क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो कभी भी रे ऑफ लाइट अगर इस पे ऐसे टकराएगी तो यहां सबसे पहले जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, सबसे पहला काम है लाइट का, चाहे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जानना हो आपको, चाहे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जानना हो, आपका पहला काम है कि जिस सरफेस पे वो पड़ रही है उसका आप पता करो कि नॉर्मल कहां है, उसका आप पता करो कि नॉर्मल कहां है। अब किसी भी सरफेस का, जैसे ये सरफेस है, इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, तो चूंकि स्लैब है तो इसके परपेंडिकुलर हमें पता है ये नॉर्मल होगा। अब ये अगर नॉर्मल है तो कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, और कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। अब ये कैसे होता है, इस चीज के लिए कुछ रूल्स है, उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर ये रेयर मीडियम है और अगर ये डेंसर है, मतलब बाहर एयर है आपकी, एयर रेयर होती है। क्यों होती है उसका रीजन समझो, रेयर और डेंसर को थोड़ा समझ लो। देखो होता क्या है कि जब कभी बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह कहीं है तो भीड़ है, वो क्राउडेड है, क्राउडेड मींस डेंसर। ऐसे समझो कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो और आपको दौड़ना हो तो आप आसानी से दौड़ के निकल जाओगे, बट अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ऑब्स्टिकल्स हैं मींस डेंसर मीडियम, ऑब्स्टिकल्स नहीं है मींस रेयर मीडियम। सेम चीज लाइट के साथ होती है कि लाइट जब एयर में आती है, एयर में आती है तो उसको कम ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं तो इजीली बिना रिफ्रैक्टेड हुए चली जाएगी। बट जैसे ही वो ग्लास के अंदर एंटर करेगी या वाटर के अंदर एंटर करेगी या किसी भी अलग अदर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो होगा क्या कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट में अंतर आता है, स्पीड जो है वो घटती है कुछ, और वो घटने के कारण होता क्या है कि वो लाइट हमेशा जाना उसको सीधे चाहिए था लेकिन वो चली किस तरफ जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आई? और क्या समझना है वो इस वाले इमेज से समझते हैं, ध्यान देना। अब जैसे रे ऑफ लाइट यहां से गई तो ये वाली आपकी कौन सी, इंसिडेंट, ये वाली कौन सी रे, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ऐसे अंदर इंटर करी, इंटर करी तो हुआ क्या कि ये है नॉर्मल, ये आपका क्या है नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हल्की सी झुक गई। वैसे तो इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधे। अगर ये बीच में ग्लास स्लैब ना होती तो ये सीधे निकल जाती, बट सीधे ना जाके ये हल्की सी क्या हो गई, झुक गई। और फिर फर्दर जब ये बाहर आई, फर्दर जब ये इस ग्लास स्लैब से बाहर निकली तो इस जगह का नॉर्मल देखा गया तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मींस कि जब भी कभी, सबसे पहले रिफ्रैक्शन के लिए आपको याद क्या रखना है कि जब भी कभी लाइट, पहला रूल समझना, लाइट जब भी कभी ऐसे समझना, लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर अगर जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इतना सा अगर आपने याद कर लिया तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन समझने में आसानी होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि जब लाइट आपकी क्या हो, जब लाइट आपकी क्या हो, डेंसर टू रेयर जा रही हो, डेंसर से कहां जा रही हो, रेयर की तरफ। अब डेंसर से रेयर मतलब यहां क्राउडेड थी, बहुत भीड़ में चल रही थी, और मतलब यहां आप जाम में फंसे थे, यहां आप खुले में आए तो यहां तेज स्पीड में दौड़ोगे। लाइक मोटरसाइकिल भी होती है ना, तो हम लोग स्कूटी या मोटरसाइकिल जब जाम में होते हैं धीमे धीमे चल पाते हैं, बट अगर खुला रोड मिलता है तो हम
रिलेटिवली तेज चलते हैं। तो ऐसे ही डेंसर से जब रेयर में जाओगे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतना सा पहले तो क्या याद रख लेना है आपको, मतलब रूल याद रख लेना है कि कभी भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ऐसा होगा। रेयर और डेंसर मैंने आपको समझाए कि रेयर कौन सा मीडियम, जब क्राउडेड नहीं हो, कोई भी पार्टिकल्स हो वो दूर दूर हो तो वो रेयर मीडियम, और जब बहुत क्लोजली पैक पार्टिकल्स होंगे तो ऐसे समझ लो सॉलिड है सबसे ज्यादा डेंसर, लिक्विड उससे कम डेंसर, गैस और कम डेंसर, वैक्यूम बिल्कुल कम डेंसर, ऐसे याद रहेगा, है ना। ये बिल्कुल रेयर है आपका। अब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है आपकी इमर्जेंट रे। इसको क्या बोला जाता है, इमर्जेंट रे, इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। EMERGENT करके लिख लेना, वो गलत थोड़ा सा बन नहीं पाया वहां, तो इमर्जेंट रे। अब आप गौर ये कर पा रहे होगे कि इमर्जेंट रे यहां, मतलब इंसिडेंट रे यहां से जा रही, इमर्जेंट रे यहां से जा रही, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। किसके कारण, इस ग्लास स्लैब के कारण, जिसको कहा जाता है लेटरल शिफ्ट, जिसको कहा जाता है क्या, लेटरल शिफ्ट। बस यही वो रीजन था जिसके कारण वो नींबू पानी वाले ग्लास में जो नींबू पड़ा होता है ना, वो मोटा सा दिखाई देगा, या अपनी उंगलियों को डिप कराओगे तो वो उंगलियां आपकी मोटी सी दिखाई देंगी। या कभी कभी ऐसा होता है, एक मेले वगैरह में एक एक्सपेरिमेंट करा करते हैं वो लोग कि आपसे कहेंगे आप सिक्का डाल दो, और या फिर आप कभी सिक्का उठा रहे हो या कोई पत्थर, मान लो वाटर पार्क गए, चश्मा लगा के गए, आपका चश्मा गिरा वाटर पार्क में या मतलब पानी में, और आप जहां उठाने जाओगे हो सकता है वो चश्मा आपको वहां मिले ही ना, बिकॉज रिफ्रैक्टेड होके वो आपको अलग जगह दिखाई दे रहा है जबकि उसकी पोजीशन कहीं और है ना। और इन्हीं रीजन से जब शुरुआत में जब बाज वगैरह होते हैं, बगले वगैरह होते हैं, जो शिकार करना सीखते हैं ना, तो मछली उनको दिखती कहीं है और होती वो कहीं है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, ऐसे ही आपके रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं जिन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या क्या याद रखना है, पहला ये कि देखो ऐसे हुआ था ना रिफ्रैक्शन, जैसे ये सरफेस हो, ये डेंसर मीडियम है आपका, तो ऐसे हुआ था ना, रे ऑफ लाइट आई, ऐसे नॉर्मल, ऐसे चली गई, कुछ पार्ट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, कुछ पार्ट कहां हुआ, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कुछ हुआ था, हमें इतना मालूम है। तो पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, पहला आपको रूल क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल at the point of incidence, all lie in same plane। तो ये तो जैसे पहला वाला लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वैसे ही आपका ये लॉ है। दूसरे लॉ को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिसका नाम है आपका स्नेल्स लॉ, जिसको क्या कहा जाता है आपका, स्नेल्स लॉ। कई बार पेपर में डायरेक्टली आपसे कहा जाएगा कि स्नेल्स लॉ बताइए क्या है, तो आपको कहना है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी दो मीडियम के बीच में, मतलब एयर इधर है और इधर अगर आपका वाटर है, ग्लास है, कुछ भी है, तो एयर वाटर इंटरफेस या एयर ग्लास इंटरफेस के लिए म्यू, तो म्यू एयर और वाटर के केस में एयर और वाटर ऐसे लिख लिया जाएगा इधर, बट डायरेक्टली जनरली हम लोग म्यू लिखें इसको, नहीं तो म्यू रेशियो म्यू 2:1 लिखा जाएगा, मतलब दूसरे मीडियम में पहले मीडियम के अपेक्षाकृत। तो यहां अगर इसको 1 मानोगे, यहां 2 मानोगे, तो इसको लिखा जाएगा म्यू 2:1 which is equals to साइन ऑफ r, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन थीटा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इतनी सी बात समझ में आई कि म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर 10th क्लास का पार्ट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ये मतलब ये रिवीजन समझ लो, अभी तक का जितना वीडियो है ये सब रिवीजन हुआ आपका, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर मैं आपसे कहूं,
अच्छा, इसी में एक और चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हो कि v1 अपॉन v2। मतलब एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, एयर में जो स्पीड, यहां अगर एयर है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है टू द रेशियो ऑफ एयर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर आप उनका भी रेशियो निकालोगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i अपॉन sin r के बराबर होता है। इतना आपने अगर याद कर लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, इतनी सी बातें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या चलता है कि भाई लाइट इस मीडियम में जाएगी तो वो कितना रिफ्रैक्ट होगी, ये पता चलता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वो मीडियम कितना रिफ्रैक्ट करेगा रे ऑफ लाइट को। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर हम लोग निकालें रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कैसे, मतलब ऐसे समझो कि क्यों कोई चीज उथली हमें दिखाई देती है, लाइक बाल्टी हो, उसमें काफी सारा पानी हो और आप उसमें कोई सिक्का इक्का डाल दो और उसको निकालने जाओ ना तो अंदाज जैसे ले लोगे जो, और बाहें आपने सिकोड़ ली अपने अंदाज से कि इतना ही डेप्थ होगी, बट हो सकता है आपकी बाहें भीग जाए। ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आप करके देखना, ऐसा आपको फील होगा। तो रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब वो कैसे हो सकता है, उसको सिंपल तरीके से कैसे समझा जा सकता है, ऐसे ऐसे समझना। देखो कोई भी मान लेते हैं ऐसे कोई पानी भरा हुआ है और या कुछ भी है, पानी है, लिक्विड है, कुछ भी है, इसकी रियल डेप्थ हमने मान ली ये है। रियल डेप्थ हमने क्या मानी कि यहां पे इसकी रियल डेप्थ है, मानी क्या मतलब है, यहां पे रियल डेप्थ ये है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मछली है, कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी है, वो यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि उसको हम लोग मान लेते हैं यहां से देख रहे हैं, हम लोग यहां से। अब होगा क्या, ये डेंसर होगा मीडियम, ये डेंसर, ये रेयर, मतलब n2 ग्रेटर देन n1 लिखा हमने, मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। अब लाइट जब इधर से बाहर निकलेगी तो यहां एक नॉर्मल बनेगा, यहां एक क्या बनेगा, नॉर्मल। नॉर्मल बनेगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जब डेंसर से रेयर जाती तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट कहां को जाएगी भाई, लाइट ऐसे कुछ चली जाएगी और यहां से मान लेते हैं हम लोग देख रहे हैं, ऐसे आंख आंख बना ली, यहां से हम लोग अगर देख रहे हैं तो अब हमें यही रे ऑफ लाइट कहां को आती दिखाई देगी, अब हमें यही रे ऑफ लाइट कहां को आती दिखाई देगी। अरे यार थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसे ही बना देता हूं उसको, है ना। ये कुछ ऐसा फील होगा, समझना। अब हुआ क्या कि ये रे ऑफ लाइट जो इधर से आ रही थी वो इस देखने वाले इंसान को तो सीधी दिखाई देगी ना, वो कहीं यहां दिखाई देगी। तो हुआ क्या, एक डिफरेंस आया, किसका, एक डिफरेंस आया, किसका, इतना सा आपका एक डिफरेंस आया जिसे हम लोग कहेंगे शिफ्ट आई। क्या आई, इतनी सी शिफ्ट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि वहां एक शिफ्ट आई, तो यहां भी एक क्या आई, शिफ्ट। ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिख इमेज उसकी यहां पे रही है, ऑब्जेक्ट यहां है, उसकी इमेज यहां दिखाई दे रही है, और इतना सा आपका क्या है, शिफ्ट है। तो कहा गया क्या इनके बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हो, तो चूंकि एक्चुअल डेप्थ डी होती है, एक्चुअल डेप्थ क्या होती है, डी, रियल डेप्थ मान लेते हैं क्या है, डी है, तो ये एपरेंट डेप्थ निकालनी है हमें, इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है। मतलब लाइक अगर हम नाम ले लें तो ए से लेके आई तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस डी है, कोई दिक्कत, ए से, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, क्लियर है। अब हमें अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हमें अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आपको क्या बताया, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये तो फॉर्मूला बताया। और इसको v1 को लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि v1 होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d अपॉन t अपॉन ये x जो एपरेंट डेप्थ है अपॉन t, ये आपस में ऐसे करोगे तो t से t कट जाएगा, x इधर जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एपरेंट डेप्थ जो x ये वाली डिस्टेंस है, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल्स टू d अपॉन म्यू। तो हम लोग लिख क्या कह सकते हैं, सिंस रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू d एंड एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू d अपॉन म्यू। Since it is clear that कि ये d और x में से d बड़ा होगा, तो रियल डेप्थ
इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ से बड़ी है, तो करोगे क्या, इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये शिफ्ट पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा। सो शिफ्ट बराबर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, शिफ्ट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, रियल डेप्थ कितनी है डी, रियल डेप्थ है डी माइनस डी अपॉन म्यू, डी माइनस डी अपॉन क्या म्यू, और डी को कॉमन करोगे तो शिफ्ट बराबर फॉर्मूला बन जाएगा डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आपका रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बीच में क्या है, एक फॉर्मूला है। जनरली आप ऐसे इनको समझ सकते हो। अब ये तो समझ में आ गया कि इसके कारण ये शिफ्ट आया, एक आपका जो आपको वो चीज उथली दिखाई दी, अगर उसको आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन की, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, डेरिवेशन की, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। अब देखो होता क्या है कि रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास से हो सकता है, प्रिज्म से भी हो सकता है और लेंस से भी हो सकता है, तीनों को हमें पढ़ना है। ग्लास स्लैब का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस को। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में क्या लेंस का फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करेंगे, लेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला। अपनी सुविधा के लिए मैंने ये फिगर ले रखा है, मैं चाहता ये हूं कि इस फिगर को मैं एक बार आपको बना के दिखाऊं कि करना कैसे है, या फिर चाहो तो मैं यहां समझना, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट यहां रखा हमने, मतलब लाइक कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से आपने कुछ दूरी पे क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रखा। कोशिश ये करना कि F से इसी तरफ रखना, क्योंकि F के यहां बीच में रखोगे तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करेगा और सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस चला जाएगा। तो आपको इधर नहीं रखना है, जब भी कभी ये डेरिवेशन करना है तो इधर नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, बट क्यों ही कॉम्प्लिकेशंस करनी जब आसानी से हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा आपने, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे ऑफ लाइट जो भी जाती है वो हमेशा कहां से पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी। और ऐसे फिर क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को ऐसे लेगा और यहां क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। थर्ड ये आपका, आप समझ सकते हो कि ये एक्स्ट्रा है, थर्ड वाली लाइन क्या है आपके लिए, एक्स्ट्रा है। आपका मन करे तो ये बनाना, ना मन करे तो आप इसको ना बनाना। अब इससे कैसे लेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने मिरर का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब मिरर के फॉर्मूले को ड्राइव करते समय बहुत छोटी सी चीज याद रखनी होती थी कि हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी, प्रूफ भी नहीं करनी थी, हमें सिमिलरिटी बतानी थी दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स की, उसके बाद इजीली वो डेरिवेशन आ जाता था। सेम काम हम यहां करेंगे और कुछ थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरा हम कर लेते हैं। जैसे यहां एक मान लेते हैं, यहां एक M पॉइंट है, यहां कौन सा पॉइंट है M, यहां पे O है, इस चीज को हम लोग ले लेते हैं। इसके अलावा ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इनको A मान लूं मैं, ये A है और B है, तो इनका जब इमेज बनी होगी तो ये यहां पे A डैश बना होगा और यहां पे क्या बना होगा, B डैश, यहां पे क्या बना होगा आपका B डैश। क्लियर, A और B डैश, A डैश B डैश, यहां A और यहां B। आप इतना सा कंस्ट्रक्शन अगर कर लोगे तो बड़ा आसान है, फिर डेरिवेशन में कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। इसको मैं F ही लेके चलूंगा क्योंकि ये वाला जो फोकस है ना, ये वाला एक्चुअल फोकस नहीं होता। हमें पता है कॉन्वेक्स है तो इस तरफ का फोकस मान्य होगा, क्योंकि पहली सरफेस जो है उसका कर्वेचर इस तरफ का है, तो ये वाला फोकस हमें कंसीडर करके चलना होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान देना, सिंस अब क्या क्या, अब मैं आपसे कहूं सिंस, अब इधर आपको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि A B O और O A डैश B डैश, ये वाले एंगल अल्टरनेटिंग वो कौन से वाले होते हैं, कैंची जब बनती है दो स्ट्रेट लाइन आपस में तो ये अल्टरनेट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वर्टिकली अपोजिट साइड बोलते हैं। तो वो एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें ये मालूम है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्लस ये यहां परपेंडिकुलर है, यहां भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो इसको ऐसे पकड़ो, घुमा के इसके साथ ऐसे रखो, तो जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सिंस ट्राइंगल ABO सिमिलर टू ट्राइंगल
ए डैश बी डैश ओ, सो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वो रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगे तो उनको क्या लिखोगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं उसको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसके अपॉन ये इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश। ये किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन ए डैश ओ। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन क्या डाल दो 1। अच्छा, अब हमें ढूंढना है दूसरा ट्राइंगल, पेयर ऑफ दूसरा ट्राइंगल। मैं आपसे कहूं कि यार इधर ये गौर करो, एम ओ एफ और एफ ए डैश बी डैश, तो फिर से यही जैसे यहां बने थे ऐसे ये बन गए, यहां बन गए कि नहीं बन गए, और ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, फिर से ये कैसे हो गए आपके सिमिलर ट्राइंगल, सिंस और या एंड ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं आपके, एम ओ एफ जो है वो सिमिलर है आपका एफ ए डैश बी डैश। वैसे तो आपको सहूलियत मतलब सावधानी ये बरतनी चाहिए हमेशा लिखते समय, अगर आप बहुत अच्छे नंबर आपको चाहिए तो जैसे ए बी ओ लिखा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप एज इट इज लिखो। लाइक एम ओ एफ लिखा है तो ए डैश बी डैश एफ लिखा, मींस जैसे ये रखे हुए मतलब इसको ऐसे घुमा के जब आप ले जाओगे तो ये बी डैश जो होगा वो ऊपर जाएगा, तो अगर एम ओ एफ लिखा है तो आपको बी डैश ए डैश एफ लिखना चाहिए। बट मैंने नहीं लिखा है, आप समझ मतलब मेरा काम था समझाना आपको, मैंने समझाया आपको। अब अच्छा इधर ध्यान देना, एम ओ एफ और इनको देखना है अगर हमें, तो फिर भैया सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश जो होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो होगा ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों यार बराबर हैं, तो ए बी बराबर है एम ओ के, ए बी किसके बराबर है, एम ओ के, तो इधर एम ओ जो है उसकी जगह पे हम ए बी रख सकते हैं और फिर ये बराबर हो जाएंगे यार, और फिर अपना काम शायद हो जाएगा, जैसे अपने हम लोगों ने मिरर वाला फॉर्मूला निकाला था। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहां ध्यान दे लो कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये वाली फोकल लेंथ इफेक्टिव होती है, तो ये डिस्टेंस आपकी किसके बराबर, फोकल लेंथ के बराबर, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। कोई दिक्कत, ये वाली डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ हो गई, यहां O से लेके F तक की, O से लेके F तक की क्या हो गई, फोकल लेंथ, तो ये वाली चीज फोकल लेंथ हुई। प्लस साइन कन्वेंशन से क्या पता है, इस तरफ की डिस्टेंसेस होंगी तो नेगेटिव होंगी, इस तरफ की डिस्टेंसेस होगी तो पॉजिटिव होंगी। अच्छा मैं क्या करूं कि ये O M इनको सिंस क्या लिख दूं, एम ओ जो है वो बराबर है किसके, ए बी के, एम ओ किसके बराबर है, ए बी के, देन क्या बन जाएगा यही फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। कोई दिक्कत, एफ ए डैश ये बना। अब अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, अगर इसको 2 मान लिया तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखें तो ए ओ अपॉन, इसको अलग नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, सो फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 से हमारा क्या निकल के आया, ए ओ अपॉन ए डैश ओ, ए ओ अपॉन ए डैश ओ जो होगा वो बराबर होगा किसके, क्योंकि ये ए बी तो बराबर हो गए ना दोनों, तो ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब हमें एक्चुअल में इस फिगर से क्या चाहिए है, इस फिगर से हमें क्या चाहिए है कि ये डिस्टेंसेस कितनी है। जैसे सबसे पहले आपसे कहा गया, जैसे आपको यहां बताना है कि ओ ए और ओ ए डैश कितनी है, ओ ए और ओ ए डैश, ओ ए किसके बराबर है, ओ ए आपके बराबर है यू के, ओ ए किसके बराबर है यू, और लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा नेगेटिव, लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा, यहां से डिस्टेंस जब कैलकुलेट करते आओगे तो ये क्या होगा नेगेटिव,
ये नेगेटिव होगा तो OA आपका नेगेटिव है और OA डैश आपका पॉजिटिव है, और वो किसके बराबर है? V के बराबर। वो किसके बराबर है? V के। तो V अपॉन U, या कह सकते हैं माइनस U अपॉन V लिखना है। क्या लिखना है? माइनस V अपॉन U। देखो OA माइनस U अपॉन V इज इक्वल्स टू OF जो है वो फोकल लेंथ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बना रहने दो। OF आपकी क्या है? फोकल लेंथ। गौर करो, OF आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो समस्या है वो है FA डैश। अब आप FA डैश को देखो तो वो है डिस्टेंस FA डैश। जो डिस्टेंस, देखो सारी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कहां से करना है हमें? ओरिजिन से, लेकिन ये F और A डैश यहां की डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि OA डैश में से अगर मैं OF घटा दूं, OA में से OF घटा दूं तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। इसमें से ये वाली डिस्टेंस घटाओ तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या लिखे हम लोग कि डायरेक्टली मैं ऐसे लिख लूं V माइनस F। क्या लिख लूं उसको? V माइनस F। इसको लिखा मैंने V माइनस F। सिंस डिस्टेंस राइट साइड है तो वो पॉजिटिव ही होगी, राइट साइड है तो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ध्यान देना, इसका यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? और बताओ जरा क्या बनेगा? माइनस U है और ये V है, तो माइनस UV और इधर फिर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका UF और इधर हो जाएगा आपका VF। कोई दिक्कत? इधर तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, डिवाइडिंग होल इक्वेशन विद UVF सबसे अच्छा होता है ऐसे इक्वेशन जब लेके आ जाओ। वैसे तो मैथमेटिक्स अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी आती है और खुरपी ज्यादा करना है तो आपकी इच्छा है, चाहे जैसे लेके आओ। आपको मिरर लेंस का फॉर्मूला पता है, लेंस इक्वेशन पता है, उसको आप कैसे भी निकाल के आओ। बट सबसे आसान होता है कि आप UVF से इसको क्या करो? डिवाइड करो। देखो क्या आएगा, माइनस UV माइनस माइनस UV, अरे यार, माइनस UV अपॉन UVF। देखो गौर करो, माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। UVF इज इक्वल्स टू किसके बराबर? VF अपॉन UVF। कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीजें कट रही हो उनको काट दो और जो ना कट रही हो उनको छोड़ दो। तो U और V इधर से कट जाएगा, इधर बचेगा -1 अपॉन F। क्या बचेगा? -1 अपॉन F। इतनी सी बात समझ में आई। प्लस इधर क्या बचेगा? U और F कट जाएगा, 1 अपॉन V बचेगा, 1 अपॉन V। इधर क्या बचेगा आपका? 1 अपॉन U। इधर क्या बचा? 1 अपॉन U। अब कुछ नहीं करना है यार, इस वाले F ये माइनस में है, ये वाला क्या है? माइनस में है, तो माइनस वाले को ऐसा समझ लो हमने इस तरफ भेजा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब U वाला टर्म इधर आके नेगेटिव और F वाला उधर जाके क्या? पॉजिटिव। सो फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा आपका 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यही होता है आपका लेंस फॉर्मूला। आप इसको चाहोगे तो कॉनकेव लेंस के लिए भी निकाल सकते हो। इसको अगर आप चाहोगे तो कॉनकेव लेंस के लिए भी निकाल सकते हो। सेम प्रोसीजर, सेम चीजें करनी है आपको और डेरिवेशन आपका निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, इतना सब निकाल लेने के बाद एक और पॉइंट आता है, वो होता है आपका मैग्निफिकेशन का। वो क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन की कैसी इमेज बनी। मैग्निफिकेशन होता क्या है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है? सिंस मैग्निफिकेशन होता है आपका H डैश अपॉन H, और लेंस के केस में हमें पता है, लेंस के केस में गौर करना, इधर आप मैं फिगर वाइज दिखाऊं आपको तो देखना, ऑब्जेक्ट यहां क्या है? पॉजिटिव है, इमेज आपकी क्या है? निगेटिव है। इमेज आपकी क्या है? निगेटिव है। बट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ है और इमेज कहां रखी हुई है? राइट साइड रखी हुई है। एक पॉजिटिव, अगर एक तरीके से एक पॉजिटिव है तो दूसरा दूसरे हिसाब से पॉजिटिव है, तो इनका जो रिलेशन आता है वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। और उसको कहा जाता है कि m इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला V अपॉन U। m इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन U। मिरर के केस में -V अपॉन U, लेंस के केस में V अपॉन U। इतना अगर आपने याद कर लिया तो
मिरर से सॉरी लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। मेन जो चीजें हैं मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, वो ये कि आपको कभी भी ये नहीं भूलना है कि चाहे जहां यहां कोई भी लेंस हो, यहां कोई भी लेंस हो, मिरर हो, चाहे जो हो, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, आपको फिगर हमेशा एक मन में बना लेना जब भी कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो आप। इसके साथ मैं अभी न्यूमेरिकल्स की फाइल आपको अटैच करके दे रहा हूं और कोशिश ही, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन अभी कराए दे रहा हूं जिससे कि आप सारी चीजें कर पाओ। गौर करना, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही, लेंस ऐसे है, तो सारी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट चूंकि यहां से किया जाना है, तो कभी भी आप बैक डायरेक्शन में आओगे तो ऐसे समझो जैसे नंबर लाइन हुआ करती थी ना, तो नंबर लाइन में 0 यहां, इस तरफ सारे नेगेटिव, इस तरफ क्या नेगेटिव, इस तरफ सारे क्या पॉजिटिव। तो ऐसे ही इस तरफ सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव और उस तरफ सारी डिस्टेंसेस क्या पॉजिटिव। ऐसे ऊपर जाते तो सारी डिस्टेंसेस क्या पॉजिटिव और इस तरफ आते तो सारी डिस्टेंसेस क्या निगेटिव। ये सारा याद है, ऐसे ही सेम साइन कन्वेंशन है। बस थोड़ा सा ध्यान क्या कहां रखना है कि जब भी कभी कॉन्वेक्स होगा तो उसके लिए कर्वेचर ऐसा कुछ आएगा, कर्वेचर ऐसा कुछ आएगा तो इस तरफ का फोकस इफेक्टिव होगा, तो इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कॉनकेव होगा, अगर कॉनकेव होगा तो आपको पता है इस तरफ का फोकस इफेक्टिव होगा तो इस तरफ नेगेटिव लिया जाएगा। तो कॉनकेव आएगा तो उसमें इस तरफ का फोकस वो नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स होगा उस तरफ का फोकस वो नेगेटिव होगा। मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर में इस तरफ का फोकस होगा जब ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा तो इस तरफ का फोकस होगा तो ये फिर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव होगा तो फिर आपका क्या होगा इस तरफ का फोकस होगा और वो नेगेटिव होगा। इन छोटी छोटी चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है, तो फिर कभी भी न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। और न्यूमेरिकल में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है कि न्यूमेरिकल कोई कठिन नहीं होता, प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव की, इनफैक्ट बीइंग अ टीचर मुझसे भी कई बार गलती होती है, नेगेटिव पॉजिटिव की गलती होती है, तो सबसे हो सकती है, बट परफेक्ट कैसे हुआ जा सकता है कि आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हो उनको इक्वल टाइम देने का प्रयास करो। जैसे हिंदी इंग्लिश आपकी थोड़ा जल्दी हो जाती है तो उनको थोड़ा कम देखो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनको आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट हो। आपको जो चीज जल्दी समझ में आ जाती है उसको थोड़ा उस हिसाब से देखो, और जो देर में आती है पर सबको इक्वल, क्योंकि परसेंटेज आपकी तभी आती है जब सब में आपके मार्क क्या हो इक्वल हो। बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं बना के ही पूछता हूं, उसके बाद आपका क्या नाम मैं सॉल्व कर दूंगा और फिर आपको एक फाइल इसके साथ अटैच्ड मिलेगी। तो न्यूमेरिकल्स को करते हैं, उनको आप सॉल्व करना, कमेंट करना अगर हो पाए तो। बाकी आप लोग करते नहीं हो, मैं इतना गौर कर चुका हूं लगातार। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसा हो मैं उसको फिगर वाइज बनाता हूं, जैसे गिवन पार्ट हो, गिवन आपको दिया हो, मान लेते हैं क्या क्या, देखना गिवन सिंपली दे रखा हो आपको कि इमेज है आपकी, वो बन रही मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर पे। इमेज कहां बन रही है आपकी 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ उसकी दे दी गई आपको मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे दी गई 20 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कि ये बताओ u कितना होगा। आपसे क्या कहा गया, ये बताओ u कितना होगा। तो सिंस फॉर्मूला आपको क्या पता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। और यहां सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको पहले ये बताना होगा कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। अगर मैंने कॉन्वेक्स लिया तो कॉन्वेक्स लिया तो सबसे पहले क्या दिमाग लगाओगे, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी पॉजिटिव होगी। प्लस इमेज के केस में आपको बताया जाएगा कि इमेज ये पीछे साइड बन रही है लेंस के या आगे बन रही है। तो अगर पीछे साइड बन रही है तो पॉजिटिव, अगर आगे साइड बन रही है तो नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना। अब ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में रखना है, और आंसर क्या आ जाएगा ध्यान देना, 1/f की जगह 1/20, और v को घटाएंगे, इस तरफ लेके आकर मैं घटा ही दूं, 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो मुझे लगता है कि 100 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, और 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u। कोई दिक्कत, और ये घटेगा, ये 1 रह जाएगा, 1/100 इज इक्वल्स टू, सो 1/100 इज इक्वल्स टू अपना बन जाएगा माइनस 1/u। कंपेयर कराओगे तो u इज इक्वल्स टू आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग इस पे दिमाग ये लगा सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, जैसे
कि वो कहेंगे सर ऐसा यूनिट तो मीटर होती है, बट हमने तो सेंटीमीटर में निकाल लिया। देखो होता क्या है कि जब एक जैसी सारी यूनिट्स हो ना, तो हम उनको जिस भी टाइप में चाहे उनको निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड आंसर की बात करेंगे तो रियलिटी यही है कि आपको इसको मीटर में निकालना चाहिए, बट अगर आपने सेंटीमीटर में आंसर किया तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसमें दी हुई थी, सेंटीमीटर में। और सारी चीजें लेंथ का ही खेल है, कहीं भी ऐसा नहीं कि लेंथ के अलावा कोई कन्वर्जन है, सारी लेंथ है। तो आप किसी भी एक यूनिट में, इसको आपका मन करे मैं मिलीमीटर में निकालूंगा तो आपका मन है आप मिलीमीटर में निकालिए, बट बता दीजिए कि मैंने ऐसा किया हुआ है। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिसमें आपको मान लेते हैं क्या दे दिया गया हो कि मान लेते हैं v आपको निकालनी हो, v क्या करनी हो, निकालनी हो आपको। u कहा गया, u दे दिया गया, मान लेते हैं आपकी 20 u दे दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको दे दी गई आपकी मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे दी गई, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। अब लेंस कौन सा बोले, कॉन्वेक्स ही है। लेंस कौन सा ले दे दिया गया, आपका मन करे कॉनकेव के लिए करने का तो कॉनकेव के लिए कर लेना, फोकल लेंथ निगेटिव आ जाएगी, ये तो निगेटिव रहेगा ही। अच्छा चलो ऐसा नहीं, आपका मन सबका कर रहा है कॉनकेव के लिए कर देता हूं। इसको किसके लिए कर दूं, कॉनकेव के लिए, ठीक है ना। बैठ के यही सोच रहे हैं कि कॉनकेव के लिए खुद नहीं कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं। अच्छा ध्यान देना, क्या करोगे, सिंस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब पहला काम क्या है कि पहले इनको देखो कौन सी चीज निगेटिव होगी। अब अगर कॉनकेव है तो ऐसे फिगर बनाओ, कॉनकेव है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इस तरफ की होती है, फोकल लेंथ मतलब निगेटिव, फोकल लेंथ के आगे क्या लगा दो, सबसे पहले निगेटिव। ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट के आगे भी क्या लगा दो, निगेटिव। अब बस अब सॉल्व कर लो तो 1/ निगेटिव में कितने -15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/v को एज इट इज छोड़ दो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/ क्या 20 सेंटीमीटर नहीं लिखना होता है, वैसे सेंटीमीटर आपको नहीं लिखना होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब इसको इस तरफ ले आओगे, दोनों निगेटिव, दोनों क्या आपके निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा -1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20 का। मेरे हिसाब से तो मैं तो डायरेक्टली अगर लूंगा तो मैं 300 ले लूंगा और काम चल जाएगा अपना, क्यों ही एक्स्ट्रा परेशान रहो। 300 लिया, ये आ जाएगा यहाँ 20 माइनस आपका इधर कितना आएगा 15, 20 15 35 इज इक्वल्स टू 1/v। तो इसमें से देखोगे तो माइनस जो आप v को अगर हम लिखेंगे डायरेक्टली तो 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -35/300 और v का आंसर आपका हो जाएगा -300/35। अगर कैलकुलेशन करने का टाइम हो तो कैलकुलेट कर देना, अदरवाइज इतना सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। प्लस ऐसा ना सोच के चलना कि ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा पेपर में। आपके क्या है कि अभी और थ्योरीज बची हुई हैं, लाइक पावर ऑफ लेंस, when lenses are kept in contact, उन सबको जब आप रखोगे तो अच्छा लगे हाथ थोड़े फॉर्मूले और समझ लो, और फिर तब ये वीडियो ऑफ करते हैं। उसके बाद आपको अगले में पढ़ाएंगे लेंस मेकर्स। उसको अलग पढ़ाने का रीजन ये होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आता है। तो पावर ऑफ लेंस की और बात कर लें हम लोग, किसकी बात कर लें, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो डायरेक्टली आप याद करो कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल लेंथ की। पावर रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल लेंथ के। वैसे इसको tan डेल्टा करके h' के टर्म में आप निकालोगे तब ये निकल के आता है, बट आपको क्या रखना है कि पावर जो रेसिप्रोकल है वो फोकल लेंथ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह 1 रखना है। तो पावर जो है वो बराबर होती है 1/f की, 1/ फोकल लेंथ। जब ये फोकल लेंथ किसमें है, मीटर में। जब ये फोकल लेंथ किसमें है, मीटर में। इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर देन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका 100/f। इतना सा आपको याद रखने ना कि जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ अपने पास लिखी, मतलब जैसे फोकल लेंथ दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो 100/f लेके चलना है। अगर नहीं दे रखी 100/f, मतलब मीटर में नहीं है, सॉरी मीटर में है तो ये वाला, सेंटीमीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लेके चलना है। अब अगर लेंसेस, अच्छा इसी से आप ये निकाल लिया, पावर की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ पावर अगर कहीं बताया जाए, यूनिट ऑफ
पावर तो आपको बताना है डायोप्टर। डायोप्टर की स्पेलिंग थोड़ा याद रखना, बहुत सारे लोगों को थोड़ा गलत लिख के आ जाते हैं। डायोप्टर की स्पेलिंग DIOPTR, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब मुझे या हम लोगों को ये मालूम है कि फोकल लेंथ जो होगी ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सिंस कॉन्वेक्स होगा अगर, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो पावर जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। पावर क्या होगी? पॉजिटिव। तो जब कभी पावर पॉजिटिव आई, इट मींस वहां कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव की बात करें तो फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है, और अगर पावर आपकी आई है निगेटिव में, तो आपको याद रखना है कि आपकी क्या है? हाँ, कॉनकेव है। इसको ऐसे और रिलेट कर लेना कि आपके किसी दोस्त को चश्मा लगा होगा, और उस चश्मे का जो पावर होगा उससे कभी पूछना, बोले कितने में पावर है? अगर वो बोल रहा है माइनस में पावर है, इट मींस उसको कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव। और कॉनकेव का लेंस तब लगता है जब हमें दूर का ना दिखाई दे। जब हमें कहां का ना दिखाई दे? दूर का। किनारे का पास का क्लियर दिख रहा है, दूर का देखने में दिक्कत है कि बोर्ड पे क्या लिखा है वो दूर का नहीं दिखता है, बाकी सारी चीजें दिखाई देती हैं। सिम और या फिर ऐसे याद रखना, बुढ़े लोग जो होते हैं ना, उनके नीचे एक छोटा मोटा मोटा सा दिखाई देता होगा चश्मे में, तो वो जो है वो कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर पॉजिटिव। और जो नेगेटिव होगा, जनरली लोगों की आंख नेगेटिव पावर वाली होती है, मतलब उनकी जो चश्मा लगाया जाता है उसको नेगेटिव पावर का लगता है, क्योंकि दूर का नहीं दिखाई देता इजिली और पास का उन्हें दिखाई देता है। और जब एक एज हो जाती है उस पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर हम बात करें, दोनों का डिफिशियंसी आ जाती है। मसल्स जो होती है, सीलरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस को दबाते दबाते लेंस भी कभी कभी थिक हो, मतलब दबना नहीं चाहता है, तो मसल्स को ज्यादा लोड पड़ता है, उसके कारण सरदर्द होता है। वो सारे कॉन्सेप्ट ये पावर वाले से आप बता सकते हो। सीलरी मसल्स अगर किसी कारण से आप टाइट कर सकते हो तो फिर वो लेंस दबने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। फ्लेक्सिबल लेंस होता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है अपना लेंस आई का, और पावर का आपको ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और मैं यही बताना चाहता हूं, वो ये है फोकल लेंथ। अगर जैसे मान लेते हैं, चलो चाहे छोड़ो, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस जब हम करेंगे, वैसे इतना सा आप याद कर लो कि कभी भी कई सारे लेंसेज अगर कांटेक्ट में रखें तो उनकी फोकल लेंथ को लिखा जा सकता है 1/f1 + 1/f2 + 1 ऐसे करते करते 1/fn तक। मतलब बहुत सारे लेंसेज ऐसे मान लो कांटेक्ट में रखें, कांटेक्ट का मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे से चिपके रखें, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अदरवाइज कुछ चीजें और थोड़ा थोड़ा चेंज करी जाती हैं, उनको हम लोग न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। अभी नवंबर से मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं पूरी 12th क्लास की फिजिक्स को पूरा क्लियरली विद न्यूमेरिकल्स, उसमें न्यूमेरिकल्स का पार्ट ज्यादा रहेगा, थ्योरी थोड़ी कम समझाएंगे हम आपको, बट थ्योरी आपके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन नोट्स को आप अपने पास रखोगे। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आपके किए जाएंगे, और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहोगे तो मैं एक व्हाट्सएप का चैनल बना दूंगा, आपके लिए लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन करते रहना सभी लोग। तो होगा क्या कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम हो पाएंगे उन न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको कर लेंगे। तो वो क्रैश कोर्स फ्री ही होगा, उसमें कोई ऐसी मेहनत नहीं होगी, और बस उसमें होगा क्या कि हम लोग लाइव आया करेंगे शाम को, मान लेते 2 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे, जितना भी टाइम हो पाया करेगा जिस भी दिन, उतने के हिसाब से हम लोग रोज चलते रहेंगे। जिसकी इच्छा करेगा उसको ज्वाइन करेगा, नहीं बाद में देख लिया करेगा, है ना। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, FN तक। इसी के टर्म में ये पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर पूरी कैपिटल P लिख सकते हैं, P = P1 + P2 + P3, ऐसे हो सकता है कहां तक? Pn तक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहां ऐसे मान लेते कॉनकेव जुड़ा हो, तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, तो आपस में यहां नेगेटिव पॉजिटिव जहां होगा वो कैंसिल आउट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन लिखना हो सारे लेंसेज का, तो वो होता है M1 × with M2, सारे मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो कहां तक? M तक। यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाता है मैग्निफिकेशन के केस में। इनको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते हैं, बट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ये अभी जो सीट दूंगा इसके साथ, उसमें लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे, उन 30 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है अगर, तो फिर ऑप्टिक्स के इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर लेंस मेकर्स रह जाएगा, और सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सिर्फ थ्योरी आती है, प्रिज्म और रह जाएगा अभी आपका, तो उनको हम सब लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब सारी चीजें बताई ही दी हैं। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना
कि न्यूमेरिकल्स को जब भी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा गिवन पार्ट लिखना, थोड़ा फिगर बना लेना, आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। जहां ना आए उस चीज को कमेंट करना, मुझे बताना। और क्रैश कोर्स के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि नवंबर से स्टार्ट होगा और लाइव आया करेंगे हम लोग रोज शाम को। और प्लस क्या होगा कि जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लोग करेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करा दिया करूंगा, पहले से आपके पास नोट्स रहेंगे। और उसके लिए मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाऊंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज के हिसाब से आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे एक, तो उस पर नोट्स आपके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लस क्लास जो आपकी यूट्यूब पे ऑनलाइन रहेगी ही। तो अगर आप जुड़े रहेंगे, मैक्सिमम नंबर दिलवाने की कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, मुझे भी, बट मेहनत करते रहिए। और हो पाए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।